चलिए आज इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की दुनिया में थोड़ा झांकते हैं। 1949 में इजराइल के बनने के फौरन बाद ही ये एजेंसी बनी और ये सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। हाँ। हमारे पास जो रिपोर्ट्स और लेख हैं वो इसकी कुछ बहुत ही चर्चित और कह सकते हैं गुप्त कार्रवाइयों पर रोशनी डालते हैं। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये एजेंसी आखिर काम कैसे करती है। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि इनका काम सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। हाँ, वो तो है। विदेशी जमीन पर गुप्त ऑपरेशन चलाना, आतंकवाद से निपटना और कई मामलों में तो रिपोर्ट्स के अनुसार लक्षित हत्याएं करना भी शामिल रहा है। अच्छा। और सबसे खास बात शायद ये है कि इनके ऑपरेशंस अक्सर इतने साफ होते हैं कि पीछे कोई निशान ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये इतने प्रभावी कैसे हैं? इनकी सफलता का राज क्या है? हाँ, यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है। चलिए 1976 के ऑपरेशन एंटेबे से शुरू करते हैं। याद है, युगांडा में एक एयर फ्रांस की फ्लाइट हाईजैक हो गई थी। हाँ, बिल्कुल। और उसमें 100 से ज्यादा इजरायली बंधक थे। हालात बहुत ही मुश्किल थे, हजारों किलोमीटर दूर। बिल्कुल, और यहीं पर मोसाद का रोल बहुत अहम हो जाता है। देखिए, सिर्फ मिलिट्री एक्शन नहीं था ये। अच्छा। उसके पीछे जो इंटेलिजेंस थी वो कमाल की थी। मोसाद ने जमीनी स्तर पर पूरी जानकारी जुटाई, एयरपोर्ट का नक्शा कैसा है, बंधक ठीक कहाँ रखे गए हैं, कितने अपहरणकर्ता हैं, उनके पास हथियार क्या हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि टर्मिनल जिस इजरायली कंपनी ने बनाया था, उनसे भी नक्शे लिए गए थे। अच्छा। और जो गैर इजरायली बंधक छोड़े गए थे ना, उनसे भी पूछताछ करके अहम जानकारी निकाली गई। अच्छा, तो सिर्फ अंदाजा नहीं था, एकदम पक्की जानकारी थी। बिल्कुल पक्की। और इसी बारीक जानकारी के आधार पर इजरायली कमांडोज ने 4000 किलोमीटर दूर जाकर सिर्फ 90 मिनट में ऑपरेशन पूरा किया। 90 मिनट? हाँ, और बंधकों को छुड़ा लिया। ये मोसाद की इंटेलिजेंस और सेना की जो कार्रवाई थी, उसका एक बेमिसाल संगम था। इसने दुनिया को दिखा दिया कि इजराइल अपने नागरिकों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, कहीं भी। एंटेबे जो एक बचाव का ऑपरेशन था, पर 1972 के म्यूनिक ओलंपिक हत्याकांड के बाद जो हुआ वो बिल्कुल अलग था। ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड, ईश्वर का कहर। हाँ, वो एक बदले की कार्रवाई थी। म्यूनिक में जब 12 इजरायली एथलीट मारे गए तो इजरायली सरकार ने कथित तौर पर मोसाद को आदेश दिया कि इसके पीछे जो भी लोग थे उन्हें खत्म किया जाए। और ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई 1-2 दिन का ऑपरेशन नहीं था, ये सालों तक चला। सालों तक? तो ये एक तरह की लंबी छिपी हुई जंग थी। बिल्कुल, आप कह सकते हैं मोसाद के एजेंट्स ने पूरे यूरोप और मध्य पूर्व में फैले जो फिलिस्तीनी गुट था, ब्लैक सितंबर, उसके सदस्यों और योजना बनाने वालों को सालों तक ढूंढा और अलग अलग तरीकों से उन्हें निशाना बनाया। ये काफी विवादास्पद भी रहा है, जाहिर है। हाँ, होगा ही। लेकिन इसने एक संदेश बहुत साफ दिया कि इजराइल पर हमला करने वालों को कहीं भी चैन नहीं मिलेगा। ये मोसाद की पहुंच और उनके दृढ़ निश्चय का एक प्रतीक बन गया। और अगर थोड़ा हाल की तरफ आएं तो 2018 में ईरान के परमाणु दस्तावेजों की चोरी, ये तो वाकई किसी जासूसी फिल्म जैसा लगता है। तेहरान के अंदर घुसकर एक गोदाम से हजारों पन्ने और सीडीज निकाल लाना, ये कैसे किया होगा? ये वाकई हैरान करने वाला ऑपरेशन था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोसाद के एजेंट सिर्फ 6 से 7 घंटे के अंदर तेहरान के गुप्त ठिकाने में घुसे। सिर्फ 6-7 घंटे? हाँ, और वहां से करीब 55,000 पन्ने और 183 सीडीज लेकर निकल गए। इन दस्तावेजों में ईरान का जो पिछला कथित परमाणु हथियार कार्यक्रम था, प्रोजेक्ट अमाद, उसकी जानकारी थी। कमाल है, इतनी तेजी और इतनी सटीकता। बिल्कुल, इसमें सटीक योजना तो थी ही, साथ ही शायद अंदर की कोई जानकारी भी होगी, उस गोदाम के बारे में पता होना, और जबरदस्त तालमेल। इसके बाद इजराइल ने इन दस्तावेजों को सार्वजनिक भी किया, दुनिया को ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं के बारे में अपने नजरिए से सबूत पेश करने के लिए। हाँ, ये भी उनकी रणनीति का हिस्सा होगा। हाँ, ये मोसाद की तकनीकी और ऑपरेशनल क्षमता का एक और उदाहरण है। तो इन सभी ऑपरेशनों को, एंटेबे, राथ ऑफ गॉड, ईरान वाला मामला, अगर एक साथ देखें तो मोसाद की कार्यशैली की क्या तस्वीर उभरती है? उनकी रणनीति क्या है? देखिए, कुछ चीजें तो साफ नजर आती हैं। पहली कि उनका मुख्य काम इजराइल की सीमाओं के बाहर है। हाँ। दूसरी, वो डीप कवर एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे एजेंट्स जो सालों तक दूसरे देशों में बिल्कुल आम नागरिक बनकर रहते हैं
और फिर सही वक्त पर मिशन करते हैं। बिल्कुल घुल मिल जाते हैं। तीसरी तकनीकी जासूसी, साइबर इंटेलिजेंस, इन सब का बहुत इस्तेमाल होता है। और चौथी और शायद सबसे अहम बात, वो अपने ऑपरेशनों की जिम्मेदारी नहीं लेते। अच्छा। आमतौर पर न तो हाँ कहते हैं न ना, सब कुछ एक रहस्य के पर्दे में रहता है। एक तरह की खामोश ताकत। वो आते हैं, अपना काम करते हैं और फिर गायब। दुनिया बस अंदाजे लगाती रहती है। बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है। क्या? कि जब कोई देश एक ऐसी एजेंसी रखता है जो सीमाओं के पार जाकर इतने गुप्त तरीके से और अक्सर एक तरफा तरीके से इतनी बड़ी कार्रवाइयां कर सकती है, तो इसका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर, देशों की संप्रभुता पर और जो वैश्विक सुरक्षा के नियम हैं, उन पर क्या असर पड़ता है? ये सोचने वाली बात है।